जैक स्नाइडर कितने ज़रूरी हैं इस वक्त डीसीयू के लिए, ये मैं ऐसे समझाने जा रहा हूँ कि डीसीयू की पूरी टाइमलाइन मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर स्नाइडर बाकी डायरेक्टर्स ने भी काम करा है। तो क्या जैक स्नाइडर डीसी में डीसी के लिए ज़्यादा पावरफुल थे या फिर कोई और डायरेक्टर जैक स्नाइडर से ज़्यादा पावरफुल था, ये आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अब ये जो वीडियो होगी इसके बाद आप जो जैक स्नाइडर के फ़ैन हैं वो किसी से भी कह सकते हो कि हाँ ये वीडियो चेकआउट करो, इसमें देखो कि स्नाइडर कितने पावरफुल हैं। हर एक वीडियो के कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इससे पिछली वाली वीडियो में तो बहुत ही मज़ा आया था, मार्वल को पछाड़ के रख दिया था, ये मैंने दिखाया था डीसी की तरफ से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सारा का सारा डीसीयू का टाइमलाइन, मतलब फुल डीसीयू, सारी मूवीज़, सारे डायरेक्टर, सारे कलेक्शन इसके अंदर लिखे हुए हैं। इससे पता चलेगा कि जैक स्नाइडर जब तक डीसीयू में थे तब तक जो है डीसी की मूवीज़ कौन से लेवल पे थी और उनके बाद कौन से डायरेक्टर्स आए और उन्होंने कैसा डीसीयू को चलाया, ये आज की वीडियो हम दिखाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमें पता चल जाए कि जैक स्नाइडर की पावर क्या थी। मैन ऑफ स्टील आती है, सबको पता है मैन ऑफ स्टील जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट कर दिया और इस डायरेक्टेड स्नाइडर की मूवी ने 650 मिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन करा है। जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आती है, वो भी डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने करी और इसको कमाती है 850 मिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन करती है। सुसाइड स्क्वाड जो है डेविड आयर ने डायरेक्ट करी है, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर हैं स्नाइडर। ठीक है, स्नाइडर के प्रोड्यूसर होने के बाद इसका मतलब यह है कि इसके अंदर स्नाइडर का कंट्रीब्यूट यानी कि इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए 750 मिलियन कमाए। वंडर वुमन आती है पैटी जेनकिन और इसकी स्टोरी और प्रोड्यूसर थे स्नाइडर, यानी कि इन्वॉल्वमेंट था। 800 मिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन करती है। जस्टिस लीग थिएट्रिकल जो कट था वो स्नाइडर का था, लेकिन उसे जॉस व्हीडन ने रीशूट करा। स्नाइडर स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं बाद में जॉस व्हीडन इसे रीशूट कर लेते हैं। इसका ये था कि जो है जस्टिस लीग पूरे इतने बड़े यूनिवर्स जो स्नाइडर ने बनाया था उसकी एक टीम अप मूवी थी, इसलिए भी उसे थोड़ा सा पोटेंशियल मिला, इसलिए उसने 650 मिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन करा। अब उसके बाद आते हैं एक्वामैन पर। एक्वामैन 2018 में आके जेम्स वैन ने इसे डायरेक्ट करा था। इसमें स्नाइडर ने कास्ट करा था मोमोआ का, इसलिए, और ये थोड़ी सी अच्छी मूवी थी तो इसे 1 बिलियन का मिल गया कलेक्शन। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा जैक स्नाइडर आउट होते हुए यहाँ पर मिलेंगे आपको। 2019 में शेज़म मूवी आती है जिसमें डेविड सैंडबर्ग ने इसे डायरेक्ट करा है और लाइट सा इन्फ्लुएंस है इसके अंदर स्नाइडर का, यानी कि ना के बराबर मान लो कि स्नाइडर इसमें थे ही नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये 350 मिलियन पर आके गिरी। सीधे इससे पिछली मूवी आती है 1 बिलियन, सीधे धड़ाम से गिरती है 350 मिलियन पर। अब 2020 के अंदर बर्ड्स ऑफ प्रे आती है, कैथी येन ने से करा था डायरेक्ट और इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्नाइडर का, तो सीधे गिरती है 200 मिलियन पर, धड़ाम हो जाती है, डीसीयू गिर जाता है। अब पब्लिक के डिमांड पर जैक स्नाइडर का कट आता है जस्टिस लीग वाला, जो कि जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट करा था। इसे फुल्ली डायरेक्टेड, रीस्टोर, सब कुछ इसने स्नाइडर ने करा था और ये थिएटर में आई नहीं, HBO पर रिलीज़ करी थी, इसका कोई कलेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर ये 2017 में मूवी आ जाती ना तो बवाल हो जाता, और अगर कुछ टाइम रुक भी जाते ना वार्नर ब्रोस वाले तो कौन सा कुछ बिगड़ जाता। खैर हम आगे चलते हैं। सुसाइड स्क्वाड आती है 2021 वाली, जेम्स गन है, यानी कि जो अब डायरेक्टर हैं, को हेड हैं डीसी के, वो जेम्स गन यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। कोई भी स्नाइडर का इसमें रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 150 मिलियन करती है, यानी कि जेम्स गन के यहाँ पर देख लो किस तरीके का पहली यहाँ पर डीसी में डायरेक्ट करते हैं मूवी। ब्लैक एडम आती है, जॉन कॉलेट सैरा इन्होंने डायरेक्ट करी थी। इसमें स्नाइडर के जो कास्टिंग करी थी वो थी जो कैविल का कैमियो था। ये बात समझो कि इसमें कास्टिंग स्नाइडर ने करी, यानी कि जो रॉक हैं वो स्नाइडर ने करा था और कैविल का कैमियो भी स्नाइडर ने डलवाया था। सिर्फ इतना सा काम था स्नाइडर का। वो पहुंचती है थोड़ा सा, अब देख लो पिछली वाली मूवीज़ देखो 200 मिलियन पर थी, फिर 150 मिलियन, अब यहाँ पर 400 के आसपास आती हैं स्नाइडर की वजह से, क्योंकि इसमें कैविल का कैमियो था। सिर्फ समझो रॉक और कैविल का कैमियो की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी थोड़ी सी ग्रोथ दिखने को मिलती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आती है 2023 जो आखिरी टाइम चल रहा होता है DCEU का, तो ये शेज़म फ्यूरी ऑफ गॉड्स आती है। डेविड सैंडबर्ग यहाँ पर करते हैं, इसमें कोई भी लिंक नहीं मिलता है स्नाइडर का, सीधे वो पहुँचती है 130 मिलियन पर। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे जो बुरे डायरेक्टर यहाँ पर अब तक देखने को मिले हैं वो डेविड सैंडबर्ग देखने को मिले। DC की बात कर रहा हूँ, ये थी डेविड की, ठीक है। ये दोनों मूवी बहुत ज़्यादा बुरी फ्लॉप दिख रही हैं। और द फ्लैश इसके बाद आती है उसी साल, द फ्लैश, जो कि एंडी मस्चिएटी इन्होंने करी थी डायरेक्ट, और इसमें फीचर आते हैं सिर्फ बैटफ्लैक, यानी कि जो स्नाइडर ने जो बैटमैन थे उन्होंने जो कास्ट करा था उनका कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देता है फ्लैश के अंदर स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद जो कैविल का कैमियो भी आ रहा था इसके अंदर वो रिमूव कर दिया, यानी कि ऐसी की तैसी कर दी। और क्योंकि जो स्टार्टिंग में बैटमैन दिखाते हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग में होता है और फिर आखिर आते आते मतलब बीच में नया बैटमैन दिखाई दे जाता है, वहीं पर
270 मिलियन इस वजह से पहुंच जाती है मूवी। ठीक है जी। अब ब्लू बीटल आती है। अब इस ब्लू बीटल की जो कहानी है वो एक अलग कहानी है, यानी कि एंजल मैनुअल सोटो इन्होंने करा था इसे डायरेक्ट। इसका कोई प्लेसमेंट पता ही नहीं है, ओल्ड डीसी में है या फिर न्यू डीसी में है, इसलिए ये ना इधर की ना उधर की पहुंचती है 128 मिलियन पर। अब उसी साल आती है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। ये जेम्स वैन ने डायरेक्ट करी थी। इसमें इसलिए था क्योंकि ये स्नाइडर के कास्ट हुए मोमोआ कंटिन्यू करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका हाइप क्रिएट होता है, और ये जो है बिना स्नाइडर के 433 मिलियन पर पहुंचती है। अब ये पूरी मैंने टाइमलाइन बता दी। इसके अंदर जहाँ से डीसी में से स्नाइडर ने अपने आप को अपना इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करा, वहीं से डीसी की जो है काम ख़राब होता चला गया। वरना जो कलेक्शन था वो में जो है एवरेज स्टार्ट हुआ था 600 से ऊपर, फिर 800, फिर 700, 800, 600 ऐसा पहुंच रहा था, और 1 बिलियन तक भी चली गई थी एक मूवी। और उसके बाद से तो सारा काम ख़राब होता चला गया। और अब तक यहाँ पर देख लो कि 8 बिलियन जो है कमाए पूरे DCEU, मतलब 13 से लेकर 23, यानी कि 10 साल में पूरे DC ने 8 बिलियन का कलेक्शन करा, जिसमें फ्लॉप, एवरेज और सुपर हिट सब मूवी यहाँ पर थी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर समरी लिखी हुई है, DCEU अर्न करते हैं 8 बिलियन टोटल 15 फिल्मों से। जैक स्नाइडर क्रिएटिव कंट्रोल शेप्ड द यूनिवर्स आइडेंटिटी डार्क सिंबॉलिक एंड सिनेमैटिक, यानी कि जैक स्नाइडर जब तक क्रिएटिव कंट्रोल में थे, क्रिएटिव कंट्रोल में होते हुए उन्होंने शेप दिया यूनिवर्स को डार्क, सिंबॉलिक और सिनेमैटिक। आफ्टर जस्टिस लीग 2017 की फेलियर के बाद WB शिफ्टेड टू लाइटर टोन, बट स्नाइडर फैनबेस केप्ट द स्नाइडर वर्स लाइव, यानी कि जब जस्टिस लीग फेल हुई तो वार्नर ब्रोस ने शिफ्ट कर दिया लाइटर टोन में, यानी कि पहले डार्क और थोड़ी सी हैवी टोन में चलता था DC, वो उसको सीधा लाइट कर दिया, यानी कि जैसे मार्वल होता है उस तरीके का। तो स्नाइडर कट के बाद जो 2021 में आया वो बिकेम अ लेजेंडरी कमबैक मूवमेंट, प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग एंड ग्लोबल फैन सपोर्ट। जब स्नाइडर कट आता है 2021 के अंदर, वो बताता है कि लेजेंडरी कमबैक मारते हैं स्नाइडर, वो उन्हें उससे पता चलता है कि कितनी अच्छी जगह स्नाइडर की स्टोरी टेलिंग है, और ग्लोबल फैन सपोर्ट तो था ही। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा DCU की टाइमलाइन से आपको समझाया कि कौन सा डायरेक्टर, कौन सा क्या कहते हैं अच्छा था, कौन सा ख़राब था। जब जैक स्नाइडर थे तब DC की क्या परफॉर्मेंस थी, और जब जैक स्नाइडर चले गए, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया, आउट हो गए वो DC से, तब DC की क्या पोजीशन थी, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब तक। और मैं ये चाहता हूँ, बल्कि DC का हर फैन ये चाहता है कि जैक स्नाइडर वापस आ जाए डायरेक्शन में, क्रिएटिव कंट्रोल में, और उन्हें फुल्ली सपोर्ट करा जाए, मतलब वो फ्री होके, मतलब एकदम खुल कर अपनी मूवी बनाएं, बिना किसी कंट्रोल के, किसी का भी कंट्रोल ना हो। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात होनी चाहिए कि किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मूवी जो बना रहा है डायरेक्टर, सिर्फ उसको पता है कि मुझे मूवी किस तरीके से लेकर चल रही है, किसी और को नहीं पता। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वापस आ जाएँ डायरेक्शन में। लेकिन आज जो बहुत से सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि रीस्टोर स्नाइडर वर्स, यानी कि स्नाइडर का यूनिवर्स। देखो एक बात सुनो, जो DCEU था उसके अंदर जो जैक स्नाइडर की जो मूवीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जल्दी टीम अप मूवीज़ आई सामने। तो और जो अब जेम्स गन जो हैं, इन्होंने जो रिबूट करा है, इनके पास जो टाइम जो लाइन्स हैं मूवी की, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो अलग अलग तरीके की मूवीज़ हैं, इनके पास सुपर गर्ल आने वाली है, उसके बाद इनके पास स्वाम्प थिंग है, बैटमैन की द ब्रेव एंड द बोल्ड है, जिसके अंदर रॉबिन है, जो कि स्नाइडर ने रॉबिन नहीं दिखाया था। आगे आने वाली मूवीज़ हैं बहुत सारी हैं, तो उसके मैं बताना चाहता हूँ कि इनके पास जो नेम ऑफ मूवीज़ हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है DCEU के नेम ऑफ मूवीज़ से। ठीक है, समझ रहे हो बात। उसमें जो है जेम्स गन को मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि इन्होंने जो मूवीज़ के नेम और मूवीज़ सेलेक्ट करी है ना बनाने के लिए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छी टाइम जो नेम ऑफ लाइन मूवीज़ हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। लेकिन उसमें अगर डायरेक्टर स्नाइडर हो जाए वो थोड़ा सा अलग लेवल हो जाएगा। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूवीज़ जेम्स गन ने बनानी है वही मूवीज़ बनाएं, लेकिन स्नाइडर बनाएं। इनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, और सोशल मीडिया पर फैला दो कि DCU के जो है डायरेक्टर जैक स्नाइडर हों। ये पूरे सोशल मीडिया पे फैला दो, पूरे कमेंट भर दो, हर किसी के जेम्स गन के, सब DC के सबके भर दो, और WB के सबके भर दो। स्नाइडर DCU के डायरेक्टर होने चाहिए, काम ख़त्म। क्रिएटिव कंट्रोल वगैरह सब दे दो जैक स्नाइडर को। लेकिन जो नेम ऑफ मूवीज़ है ये बहुत बढ़िया है जेम्स गन का, इसको मैं सपोर्ट करूँगा। और आपको कैसी लगी आज की वीडियो, कौन सी बात अच्छी लगी, क्या आप भी यही समझते हैं कि ये जो मूवीज़ आ रही हैं उन्हें जैक स्नाइडर डायरेक्टर हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं।